क्रीड़ा संघ जो शब्द है ये लमार्क ने दिया था और कुछ इसके फीचर्स के बारे में बात की। त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं, बता चुका था मैं। त्रिस्तरीय मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से जिनके शरीर का निर्माण होता है त्रिस्तरीय प्राणी कहलाते हैं। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, बता चुका था। खंडी भवन उपस्थित होता है, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन मैंने बोला था आपको खंडी भवन में भी समखंडी भवन याद रखना है कि ऐसे प्राणी जिनमें खंडों की संख्या क्या होती है, समान होती है। साइज, सॉरी संख्या नहीं, साइज समान होता है, उसे समखंडी भवन कहते हैं। और खंडों को क्या कहा जाता है, मेटामियर्स। मैंने कहा था मेटामियर्स पे आप फोकस कीजिएगा कि मेटामियर्स किन्हें कहते हैं। इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स कहते हैं या मेटामेरिक सेगमेंट्स भी कहा जाता है, याद रहेगी ये बात। नली के भीतर नली यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके शरीर की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है और उस देह भित्ति में या उस शरीर के अंदर जो आहार नाल होती है वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसलिए जब इनको देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक बड़ी नलिका के अंदर भी एक नलिका रखी हुई है। दैट्स वाई दे आर नोन एज ट्यूब विद इन ट्यूब या नली के भीतर नली जीव इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये प्राणी स्थलीय होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय जल में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, किस तरह से देखने को मिलते हैं, जैसे नेरीस है, हिरुडीनिया है और आपका सबसे फेवरेट अर्थवर्म है। ये इसी प्रकार के हैं तीनों। इनको हम अभी क्लास में जब बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तब चेक कर लेंगे। आइए नेक्स्ट, देह भित्ति की बात चल रही थी हमारी। देह भित्ति में मैंने बोला था देह भित्ति में जो सबसे बाहर होती है वो क्यूटिकल देखने को मिलेगी, एपिडर्मिस होती है और पेशीय स्तर इनमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमने बात की देह गुहा की। मैंने कहा था कि ये वास्तविक देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं, मतलब ऐसे प्राणी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं इन्हें। वे प्राणी जिनमें देह गुहा मीजोडर्म से अस्तरित होती है, मीजोडर्म से ढकी हुई होती है, उस या गुहा को क्या कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है, वास्तविक देह गुहा कहा जाता है। इसलिए ऐसे प्राणियों को यूसिलोमेट एनिमल्स या यूसिलोमेट प्राणी कहा जा सकता है। तो आपको मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि ये वर्ड आए ना आए, इस वर्ड पे आप फोकस कीजिएगा, यूसिलोमेट, क्योंकि कौन से हो गए, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और ये कौन से हो गए, यूसिलोमेट। तो शब्द यही काम में लिया जाएगा। शब्द ऐसा नहीं आएगा ए हुई है, कूट हुई है या वास्तविक देह हुई है। जो शब्द आएंगे वो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट शब्द आएंगे। तो ये कैसे प्राणी हैं, यूसिलोमेट प्राणी। फिर मैंने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि प्रथम वास्तविक देहगुह्य प्राणी कहाँ से या कौन से होते हैं, तो एनेलिडा संघ के होते हैं। प्रश्न आएगा तो कुछ इसी तरह से आएगा, निम्न में से किस संघ से वास्तविक देहगुहा की शुरुआत मानी जाती है, तो वो एनेलिडा संघ होता है। नेक्स्ट, प्रथम प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स, मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने दो शब्द पढ़े थे, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया वे होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है और जिनमें ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो एनेलिडा वो है जो प्रथम प्रोटोस्टोम्स में शामिल किए जाते हैं। पहली बार प्रोटोस्टोम्स यानी कि ब्लास्टोपोर से जो मुख का निर्माण होता है वो इधर ही देखने को मिलता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, ठीक है, याद रहेगी बात। लेकिन मैंने कहा था कि जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप जो केंचुआ है वो पढ़ते हैं, 12th लेवल में पढ़ते हैं, तो केंचुआ जो होता है उस केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र हम देखते हैं। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है तो क्या उसमें हृदय पाया जाता है? बिल्कुल उसमें हृदय पाया जाता है। वो 4 जोड़ी होते हैं, ऐसा हमने लिख रखा है या पढ़ते भी हैं हम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हमारे लिए कि हृदय की जो सर्वप्रथम उपस्थिति दर्ज की गई है या शुरुआत मानी जाती है वो एनेलिडा संघ से मानी जाती है। किसके बारे में? हृदय के बारे में। तो ये बात हमें याद रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे हमने जो बात की थी वो बात की थी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो इनमें पाया जाता है। किन में पाया जाता है? एनेलिड्स में पाया जाता है, एनेलिडा के मेंबर्स में पाया जाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन सामान्य हम क्या जानते हैं कि सर वो आरबीसी में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बस यही डिफरेंस है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ रहता है। तो हम यही लिख रहे थे कि हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, रक्त प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, घुला हुआ होता है। याद रखिएगा बात, ये निश्चित रूप से आएगा हीमोग्लोबिन होता है, ये तो याद रहेगी बात। लेकिन हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आरबीसी आएगा और हमारे दिमाग में बिल्कुल फिक्स रहता है कि आरबीसी में ही मिलता है। और बस यही तो चेक करना होता है एग्जामिनर को कि आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर है या नहीं।
तो हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला रहता है। इसके जो वर्णक पाए जाते हैं, अगर स्पेशली बात करें तो उन वर्णकों को क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक जो होते हैं उन्हें कहा जाता है क्लोरोक्रोनीन। क्लोरोक्रोनीन, ये नाम याद रखिएगा, और कोई खास बात इसमें है नहीं, ये नाम याद रखिएगा बस, कि अगर कभी पूछ ले तो आपको याद रहे। ठीक है, वैसे इस लेवल तक आएगा नहीं जल्दी से, अगर आता है फिर भी कहीं मैच द फॉलोइंग्स या कहीं पर हमें ऑप्शन में अगर ये सहायता पहुंचाता है तो वो प्रश्न ही हो गया एक तरह से। आगे देखते हैं, गमनांग। क्या गमनांग पाए जाते हैं इनमें? बिल्कुल पाए जाते हैं सर। गमनांग क्या होते हैं? गमनांग गमन में सहायक होते हैं, तो पैरापोडिया के द्वारा होते हैं। किनके द्वारा? पैरापोडिया के द्वारा। पैरापोडिया, या आपको क्या मिल सकते हैं? सीटी, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हैं? शूक। क्या कहते हैं? शूक। ये क्या होते हैं? गमन में सहायक होते हैं। केंचुए में आप पढ़ते हैं सीटी, किस में पढ़ते हैं? केंचुए में आपको सीटी देखने को मिलेगी। तो आप याद रखिए, देह भित्ति में धंसे हुए रहते हैं, देह भित्ति में पाए जाते हैं, जो गमन का कार्य करते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं, श्वसन किस तरह से होता है इनमें? श्वसन जो आपको देखने को मिलेगा वो सामान्य सतह से, शरीर की सामान्य सतह से देखने को मिलेगा। किससे? शरीर की सामान्य सतह से, सामान्य सतह से। कुछ जगह आपको गिल्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, जो जलीय प्राणी होंगे उनमें गिल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी याद रखिएगा। श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा। पाचन संबंधित या पाचन से रिलेटेड क्या होता है? इनमें क्या पाया जाता है? विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। विकसित पाचन तंत्र उपस्थित। क्या पाया जाता है? विकसित पाचन तंत्र उपस्थित इनमें देखने को मिलता है। परिसंचरण तंत्र की बात हमने कर ही ली। श्वसन की बात करते हैं, इनमें श्वसन किस प्रकार से देखने को मिलता है? श्वसन की अगर बात करेंगे तो श्वसन मिलेगा आपको नेफ्रिडिया के द्वारा। किनके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। देखिए, अगर आपको केंचुआ याद है ना, तो एक भी आपको कैरेक्टर याद करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि केंचुआ जैसे जैसे आएगा एक एक तंत्र की बात करते जाएंगे, स्वतः ही ये बातें दिमाग में आती चली जाएंगी। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, और मैंने कहा था बस हमें यही बात करनी है प्रत्येक संघ के बारे में। तंत्रिका तंत्र मिलता है, बिल्कुल सुविकसित मिलता है आपको। आपने जैसे केंचुए में पढ़ रखा होगा कि इसमें CNS होता है, PNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो हम यहाँ मेनली जो बात करेंगे वो CNS की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा? सेंट्रल, जिसे आप नर्व रिंग कहते हैं, यानी कि तंत्रिका वलय जिसे आप कहते हैं, तंत्रिका वलय आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? तंत्रिका वलय प्लस नर्व कोड, मतलब तंत्रिका रज्जु आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि इनमें तंत्रिका तंत्र होता है वो विकसित प्रकार का देखने को मिल जाता है। किनमें? एनालिड्स में। एनालिडा में आपको किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र देखने को मिलेगा? विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी? लगभग हमने सभी तंत्र की बात कर ली। उत्सर्जन तंत्र, किसकी बात करते हैं? उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की हालत देखें तो उत्सर्जन तंत्र इनमें पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र इनमें उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। लेकिन बात दूसरी आती है इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है? उत्सर्जी पदार्थ। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? देखिए, उत्सर्जी जो पदार्थ होगा वो यूरिया भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? यूरिया भी मिलेगा और अमोनिया भी मिलेगा। अब ये दो बातें कैसे पॉसिबल है? देखिए, यहीं पर तो हमें ध्यान क्या रखना है? बस ऐसे बिंदुओं का ही तो हमें ध्यान रखना है, और कोई खास बात है ही नहीं। यूरिया जहां पर भी जब भी मिलेगा तो ये मान के चलिएगा आप, उनकी बात की जा रही है जब स्थलीय प्राणी होंगे। किनकी बात की जा रही है? स्थलीय प्राणियों की बात की जा रही है। स्थलीय प्राणी जो होंगे, स्थलीय प्राणी कौन से होंगे अभी हम क्लास में देख लेंगे। कौन से क्लास स्थलीय होती है, कौन से क्लास लवणीय जल में होती है और कौन से क्लास अलवणीय जल में होती है।
क्लियर है। तो उनमें क्या देखने को मिलेगा, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ के रूप में देखने को मिलेगा। और अमोनिया की बात करेंगे तो जो जलीय प्राणी होंगे उनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। ये बात याद रहेगी हमें कि उत्सर्जी पदार्थ कैसा होता है, ये उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर ये अमोनोटैलिक हैं, यूरियोटैलिक हैं, किस प्रकार के प्राणी हैं, ये बात हमें याद होनी चाहिए। आगे ये बात समझ में, अगर एनिलिडा संघ से रिलेटेड पूछा जाता है तो हमें ये बात याद होगी कि ये यूरियोटैलिक भी होते हैं और अमोनोटैलिक भी होते हैं। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखें तो जनन क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल जनन के आधार पर, या मैं जनन से भी पहले कहूँ ये कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। सर ये एकलिंगी भी होते हैं, कुछ प्राणी एकलिंगी भी होते हैं, एकलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, एकलिंगी तथा द्विलिंगी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो क्या इनमें लैंगिक जनन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लैंगिक जनन उपस्थित होता है, लैंगिक जनन उपस्थित, लैंगिक जनन उपस्थित। देखिए अगर जैसे मैंने पीछे जो स्लाइड्स हैं उनमें अगर मैं बात करूं तो मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात नहीं की, शरीर संगठन किस प्रकार का होता है मैं आपको कल भी बता चुका हूं, और इससे प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था कि देखिए कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बार बार ना तो लिखने हैं और ना ही याद करने हैं, फिर भी लेकिन हम एक संघ की एक महत्ता होती है इसलिए हम कुछ त्रिस्तरीय द्विपार्श्व सममित जैसे वर्ड लिखते हैं, क्योंकि अगर वो चार्ट याद होता है ना तो हमें स्वतः याद हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें अंगतंत्र मिल रहे हैं ना, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात की जाए तो क्या इसमें ऑर्गन नहीं मिल रहे, क्या सिस्टम नहीं मिल रहे, हम बार बार लिख रहे हैं परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये लिख रहे हैं ना, तो मतलब इसमें सिस्टम कहाँ तक, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल शरीर के संगठन का स्तर कहाँ तक मिलेगा, ऊतक अंग स्तर का मिलेगा, ऊतक अंग तंत्र मिलेगा, अंग तंत्र बोल देंगे, ऊतक भी हटा देता हूँ मैं, अंग तंत्र प्रकार का होता है। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें शरीर संगठन कैसा देखने को मिलेगा आपको, शरीर संगठन, शरीर संगठन स्तर किस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, मिलेगा ये अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का, ये बात याद रहेगी। ये इनमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा, क्या, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अब बात करते हैं कि एनेलिडा जो है उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। उससे पहले एक बार मैं आपको पूरी स्लाइड्स दोबारा से रिवाइज करवा दूं। अब देखिए शब्द लैमार्क ने दिया त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, खंडी बाउन मिलता है, समखंडी बाउन, प्रत्येक खंड को मेटामियर कहा जाता है, नली के भीतर नली है, तीनों आवास में लवणीय लवणीय तथा स्थलीय में ये मिलते हैं। आगे देखते हैं तो ये इनके अगर देहभित्ति की बात करें तो क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस होती है, पेशी स्तर पाया जाता है, देह गुहा वास्तविक प्रकार की होती है, यूसेलोमिट प्राणी और वास्तविक प्रथम देह गुहा प्राणी इन्हीं को कहा जाता है, प्रथम प्रोटोस्टोम्स भी इन्हीं को कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है और पहली बार जो हृदय की उपस्थिति मानी जाती है वो भी इन्हीं में मानी जाती है। नेक्स्ट, रक्त प्लाज्मा में क्या घुला रहता है, हीमोग्लोबिन, बात याद रखिएगा। वर्णक जैसे क्लोरोक्रोनिन है, गमनांग पैरापोडिया मिलते हैं, सीटी मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट, श्वसन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है, मैंने कहा गिल्स के द्वारा भी होता है, वो जलीय प्राणियों में बात कर लेते हैं। पाचन विकसित प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है, मतलब मुख होता है, मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रशिका होती है, आमाशय होती है, और गिजार्ड मतलब पेशनी होती है, पेशनी के बाद आंत्र स्टार्ट हो जाती है। आंत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र और पश्च आंत्रवलन क्षेत्र। उसके बाद में क्या आ जाता है, गुदा, एनस आ जाते हैं। तो इस प्रकार पाचन तंत्र विकसित प्रकार का इनमें माना जाता है। तंत्रिका तंत्र होता है, विकसित प्रकार का होता है, जिसमें भी अगर सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका वलय प्लस तंत्रिका रज्जु। क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र उपस्थित होता है, बिल्कुल। उत्सर्जी पदार्थ कैसा होता है इनमें, या तो यूरिया होता है या अमोनिया होता है। यूरिया किस प्रकार का होता है, यूरिया की अगर बात करें तो स्थलीय प्राणियों में देखने को मिलेगा, और अगर अमोनिया की बात करें तो जलीय प्राणियों में अमोनिया एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। एकलिंगी प्राणी होते हैं अथवा द्विलिंगी प्राणी होते हैं। लैंगिक जनन उपस्थित होता है। शरीर संगठन स्तर अंगतंत्र प्रकार का पाया जाता है। लार्वा अवस्था की बात करें तो मैं दोनों लिख सकता हूँ, उपस्थित भी और अनुपस्थित भी। क्यों, जिसमें मिलेगी उसमें उपस्थित, जिसमें नहीं मिलेगी उनमें अनुपस्थित। लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखें लार्वावस्था का नाम होता है ट्रोकोफोर होता है, और मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है, जहाँ पर लार्वा उपस्थित है वहाँ अप्रत्यक्ष परिवर्धन है, जहाँ पर लार्वा अनुपस्थित है वहाँ पर प्रत्यक्ष परिवर्धन है। अगर ये 2 बातें याद रहेंगी तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं अब किसमें, एनेलिडा संघ को हम 3 मुख्य 3 वर्गों में बांट कर देखते हैं।
पोलिकीटा, ओलिगीटा और हिरुडीनिया। देखिए सबसे पहला वर्ग जो आता है हमारे पास कौन सा आता है? पोलिकीटा। ये चार्ट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया कि छोटे से छोटा जो कोई फीचर है वो आप अच्छे से समझ सकें, और जो इंपॉर्टेंट है उसके मैं स्टार लगाता रहूँगा, तो उसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सबसे पहला जो वर्ग आता है ये क्या है? ये क्लास है, वर्ग हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं हम। पहला जो वर्ग आता है वो आता है पोलिकीटा, दूसरा वर्ग जो आता है ओलिगोकीटा, और तीसरा वर्ग जो आता है हिरुडीनिया। देखिए आपको हो सकता है बेशक आपको एक वर्ग याद नहीं रहे वो कौन सा है? पोलिकीटा, लेकिन बाकी के दो वर्ग हैं ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया वो अच्छे से याद रहेंगे। क्यों याद रहेंगे? सोचिए, थोड़ा सा सोचिएगा कैसे याद रहेंगे। दूसरा वर्ग आता है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा का मेंबर कौन है? ओलिगोकीटा का मेंबर है केंचुआ। अगर आपने 12th के स्तर पर और 11th के स्तर पर, क्योंकि बायोलॉजी में 11th में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 12th में पढ़ रखा होगा आपने, जब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो आप अच्छे से याद होगा। कुछ बच्चों को तो आज भी वो क्लासिफिकेशन याद होगा जिसमें आप वर्ग के रूप में पोलिकीटा रखते हैं। आगे बात समझ में? तो ओलिगोकीटा, ये पोलिकीटा हो गया, ओलिगोकीटा आपको याद रहता है क्योंकि ओलिगोकीटा आप लिखते हैं। नेक्स्ट है हिरुडीनिया। अगर इसके लास्ट चैप्टर्स की बात करें तो हिरुडीनिया भी आप पढ़ते हैं जो आपके कोर्स में है, तो हमें दो वर्ग तो स्वतः ही याद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। अब इनके आवास की बात कर लेते हैं। देखिए आपको ये अगर मेंबर याद रहेंगे ना तो लक्षण स्वतः ही याद होते जाएंगे। सोचिएगा, केंचुआ कहाँ मिलेगा? स्थल पर मिलता है, तो स्थलीय प्राणी है। देखिए, और जो कहाँ मिलता है? समुद्री आवास में जलाशय में मिलेगा, छोटे तालाबों में मिलेगा, तो यहाँ पर लिख रखा है हमने अलवणीय जल। क्लियर है ये चीज़? मेनली अलवणीय जल ही लिख रखा है। अब देखिए कुछ कुछ फीचर्स आएंगे, मैं आपको हाथों हाथ दोबारा से रिकॉल करवाता रहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवास की। आवास में देखें तो जो पोलिकीटा होते हैं वो लवणीय जल में देखने को मिलते हैं, ओलिगोकीटा होते हैं वो स्थलीय होते हैं, और हिरुडीनिया होते हैं वो अलवणीय जल में होते हैं। जब भी आप किसी वर्ग को याद करते हैं ना तो उसके एक मेंबर को याद कर लीजिए, उस मेंबर को आप देखकर और या दिमाग में फिट करके उसके एग्जाम मतलब उसके फीचर्स को, लक्षणों को पढ़ते चले जाइए, आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सबके मेंबर हमें थोड़ी ध्यान है। बिल्कुल, मैंने कब कहा सबके मेंबर आपको ध्यान है? मैं ये कह रहा हूँ आपने जो उच्च माध्यमिक स्तर पर जिन जिन एग्जाम्पल्स को या जिन जिन सदस्यों को पढ़ रखा है वो तो याद है, उनके नाम तो सुने हुए हैं, उनको देखकर कुछ बातें याद आती हैं हमें। अभी देखना याद आएंगी, स्पेशली ओलिगोकीटा से संबंधित मैं काफ़ी बातें आपको याद दिला दूंगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो। देखिए दूसरा, सिर स्पष्ट होता है किसमें? पोलिकीटा में। ओलिगोकीटा में सिर अस्पष्ट होता है। आपको याद है पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम अच्छे से हम ठीक ढंग से पता नहीं कर पाते। किसमें? प्रथम खंड की बात कर रहा हूँ, केंचुए की, तो इसलिए हमने लिख रखा है सिर अस्पष्ट होता है। हिरुडीनिया में भी सिर अस्पष्ट होता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। स्पर्शक उपस्थित होते हैं, स्पर्शक नहीं पाए जाते। क्या केंचुए में कहीं आपने लिखा है कि स्पर्शक पाए जाते हैं डायग्राम बनाते वक्त? बिल्कुल नहीं लिखा। तो आप लिख सकते हैं स्पर्शक क्या है? अनुपस्थित हैं। और इनमें भी स्पर्शक क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, चूषक अनुपस्थित होते हैं किसमें? पोलिकीटा में। चूषक ओलिगोकीटा में भी अनुपस्थित होते हैं। क्या हिरुडीनिया में पाए जाते हैं? बिल्कुल। इनकी सहायता से तो ये क्या करता है? रक्ताहारी प्राणी है, जो रक्त चूसता है, तो चूषक तो चाहिएंगे, तो चूषक पाए जाते हैं। अब देखिए इनमें कौन सी बहुत बड़ी आपको महाभारत या रामायण याद करनी है? कुछ भी याद नहीं करना, सिंपल बातें हैं। अगर आपको मेंबर याद है तो आप स्वतः ही याद करते चले जाएंगे। खंडों की संख्या अनिश्चित होती है पोलिकीटा में। ओलिगोकीटा में खंडों की संख्या अनिश्चित होती है। बिल्कुल होती है। आप देखिए केंचुए में आपने कभी लिखा है कि केंचुए में 100 खंड पाए जाते हैं या 120 खंड पाए जाते हैं या 110 खंड पाए जाते हैं? आप क्या लिखते हैं? केंचुए में कुल खंडों की संख्या 100 से लेकर 120 तक होती है। निश्चित है क्या? अनिश्चित है ना, फिक्स नहीं है। तो हमने क्या लिखा? खंडों की संख्या अनिश्चित होती है। हिरुडीनिया, जोंक की बात करते हैं, खंडों की संख्या निश्चित होती है। बिल्कुल निश्चित होती है सर। अगर आपको हिरुडीनिया याद हो तो मैं आपको बता दूं 33 खंड लेते हैं आप वहां पर, 33 खंड। तो आप खुद सोचिए, मैं इस चार्ट के थ्रू आपके लिए तीनों वर्गों को कितना आसान करके बता रहा हूं कि अगर आप मेंबर याद रखेंगे तो ये लिख रखा है खंडों की संख्या निश्चित होती है, 33 होती है। आपने पढ़ रखा है, चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये। क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है। क्लाइटेलम जिसे आप परियाणिका कहते हैं, क्लाइटेलम जिसे आप सिंगुलम कहते हैं, याद है? केंचुआ मैंने आपको पढ़ा रखा है, या केंचुए में अगर आप देखेंगे पढ़ भी रखा है आपने कुछ बच्चों ने, तो केंचुए में 14, 15 और 16 खंड होता है। डार्क होता है, वो अच्छे से दिखता है कि एक पट्टी समान संरचना उस पर लगी हुई है, उसे क्लाइटेलम कहते हैं। तो क्लाइटेलम क्या केंचुए में नहीं पाया जाता? बिल्कुल पाया जाता है, इसलिए लिखा हमने क्लाइटेलम उपस्थित होता है। इसमें क्लाइटेलम मिलता है क्या? इसमें क्लाइटेलम केवल जनन के दौरान मिलता है। कब मिलेगा? केवल जनन के दौरान, केवल जनन के दौरान।
जनन के दौरान। क्लियर है? अरे क्लियर है? आगे चलते हैं। ये प्राणी कैसे होते हैं? एकलिंगी। ये प्राणी कैसे होते हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी होते हैं? अरे केंचुआ द्विलिंगी है। आपने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी के अंदर पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ये भी द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट, लार्वा उपस्थित होता है। बिल्कुल लार्वा पाया जाता है किसमें? पोलीगिटा में। और इस लार्वा अवस्था का नाम भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, ट्रोकोफोर। क्या होता है लार्वा अवस्था का नाम? ट्रोकोफोर। अब हमारे लिए प्रश्न बन गया, और मैंने आपसे बोला है कि कुछ या जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम्स होते हैं और अगर उनमें संग एनिमल टैक्सोनॉमी दे रखा है तो आप मान के चलिएगा लार्वा अवस्था पे कई बार प्रश्न बन चुके हैं। आप अगर बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर्स को चेक करेंगे तो आपको लार्वा अवस्था पे निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या केंचुए में लार्वा अवस्था देखने को मिलती है? बिल्कुल नहीं देखने को मिलती, क्योंकि हमें पता है उसमें फर्टिलाइजेशन किस में होता है? कोकून में होता है। तो लार्वा अवस्था उधर नहीं मिलती। लार्वा अवस्था हिरुडीनिया में भी नहीं मिलती। बोट्रियोडल ऊतक, ये नाम अगर आपको याद रखना हो तो रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बोट्रियोडल ऊतक अनुपस्थित होता है और इनमें भी अनुपस्थित होता है, और केवल हिरुडीनिया में यह ऊतक आपको देखने को मिलेगा। सीटी सहित पार्श्वपाद। सीटी सहित, ध्यान रखिएगा, सीटी सहित पार्श्वपाद। सीटी विद या पैरापोडिया विद सीटी, मतलब पहला जो पोलीगिटा है उसमें जो पार्श्वपाद होते हैं उनमें सीटी पाई जाती हैं, मतलब या मैं यूँ कहूँ सीटी पार्श्वपाद युक्त होती है। लेकिन क्या आपने केंचुए में कभी पैरापोडिया पार्श्वपाद जैसा शब्द सुना है? बिल्कुल नहीं सुना। आपने पार्श्वपाद सिर्फ किस में सुना होगा? नेरीज जैसे। अगर आप आगे चलेंगे, आगे हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो नेरीज में आपको पैरापोडिया जैसा शब्द देखने को मिलेगा, केंचुआ में नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीटा मिलेगा, तो इसलिए लिखा है सिर्फ सीटी, मतलब पैरापोडिया नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर जो सीटी मिल रही है वो पैरापोडिया के साथ है, पार्श्वपाद के साथ है। इधर सिर्फ सीटी है और इधर सीटी अनुपस्थित होती है। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में नेरीज आता है, हेटेरोनेरीज आता है, एफ्रोडाइट आता है। आप दो बातें और याद कर लीजिएगा। जो नेरीज होता है उस नेरीज को रेतक्रमी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेतक्रमी। ठीक है। और एफ्रोडाइट को कहा जाता है समुद्री चूहा। ये बातें आप याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? समुद्री चूहा। क्या कहते हैं? समुद्री चूहा। यहां पे लिख देता हूं मैं एरो लगाकर, समुद्री चूहा। किसको? एफ्रोडाइट को। फेरेटिम पोस्थुमा, केंचुआ, फ्रेंड ऑफ फार्मर, किसान का मित्र। अच्छे तरीके से जानते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ भी रखा होगा आपने। क्लियर है? इधर आते हैं हिरुडीनिया और बोनेलिया। दोनों के दोनों जोंक हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? जोंक हैं। लेकिन याद कर लीजिएगा कि जो बोनेलिया होता है उसे तो कहा जाता है समुद्री जोंक। क्या कहा जाता है? समुद्री जोंक, या मैं लवणीय जोंक भी कह सकता हूं। और ये कैसा होता है? अलवणीय जोंक। याद रहेगी बात। तो हमने 3 क्लास के बारे में बात की। एनेलिडा की 3 क्लासें कौन कौन सी होती है? पॉलीकिटा, ओलियोकिटा और हिरुडीनिया। इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लाइटेलम आप याद रख सकते हैं 14, 15, 16, या हम केंचुआ की बात करेंगे तब भी डिटेल में बात कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी सारी लैंगिक जनन। देखिए अब ये लैंगिक जनन है, तो मैंने लिखा लैंगिक जनन उपस्थित, तो क्या अलैंगिक जनन नहीं मिलेगा? बिल्कुल अलैंगिक जनन मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार लगाकर, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मिलता है, बिल्कुल मिलता है सर। किसके द्वारा देखने को मिलेगा? जैसे मुकुलन द्वारा, कुछ प्राणियों में देखने को मिलता है मुकुलन द्वारा। ये देखिए छोटी छोटी बातें, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ प्रश्न में कुछ ऐसे विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं जो हमारे सामने जटिलता उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन अगर ये बातें हमें याद हों तो वो काफ़ी सरल हो जाता है। लास्ट हम इसी की बात कर रहे थे कि 3 वर्ग हैं। 3 वर्ग में जो जो बातें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके सामने इस स्लाइड में बता दी हैं। 3 वर्ग हैं आपको, पॉलीकिटा, ओलिगोकिटा और हिरुडीनिया। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप एक एक मेंबर याद रखेंगे, जैसे मान के चलिए कि मेरे को कुछ नहीं आता, इस समय मेरे को इन 3 वर्गों के नाम ध्यान है और कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ एक याद है। वो क्या याद है? कि केंचुआ है, और केंचुआ जो होता है वो ओलिगोकिटा में आता है। अब ओलिगोकिटा को केंचुए को ध्यान में रखकर मैं ओलिगोकिटा की बातें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे से आवास पूछा जाए तो मैं क्या कहूँगा? लवणीय में मिलेगा, अलवणीय में मिलेगा, स्थलीय में मिलेगा, स्थलीय लिख रखा है।
सिर स्पष्ट होता है, बिल्कुल होता है सर। अगर आप चेक करेंगे ना तो आप स्वयं आपने 12th क्लास में लिख रखा है, सिर अस्पष्ट होता है, स्पर्शक पाई नहीं जाते। स्पर्शक जैसी कोई संरचना अगर हम केंचुए की बाह्य संरचना या केंचुए की आहार नाल बनाते हैं तो कोई स्पर्शक जैसी संरचना नहीं बनाते हैं। चूषक नहीं पाए जाते हैं। खंडों की संख्या निश्चित नहीं होती है, 100 से 120 में बता चुका हूँ। क्लाइटेलम बिल्कुल पाया जाता है, जो 14, 15 और 16वें खंड में पाया जाता है। द्विलिंगी होते हैं, बिल्कुल नर मादा एक में पाए जाते हैं। लार्वा जैसी कोई अवस्था उधर मिलती नहीं है। बोटियोडुल उतक जैसी कोई नाम हमने सुना नहीं। सीटी पाए जाते हैं, जिन्हें हिंदी में शूक कहते हैं। क्या कहते हैं? शूक कहते हैं। एग्जाम्पल है फेरेटिमा, पोस्तुमा यानी कि केचुआ, अर्थवर्म किसान का मित्र। हिरुडीनिया की बात कर लेते हैं। हिरुडीनिया भी आपके कोर्स में और आपने सबने पढ़ रखा है। कहाँ मिलेगा? लवणीय जल में मिलेगा। सिर कैसा होता है? स्पष्ट होता है। स्पर्शक नहीं पाए जाते। चूषक बिल्कुल पाए जाते हैं। खंडों की संख्या निश्चित होती है, 33 लिख रखा है किताब में, चेक कीजिएगा आप। क्लाइटेलम नहीं पाया जाता, लेकिन जनन के दौरान पाया जाता है। द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट, लार्वा अनुपस्थित होता है। बोट्रियोडल उतक उपस्थित होता है। सीटी नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल आपके सामने है जोंक, जिसे हिरुडीनिया कहते हैं, बोनेवोलिया कहते हैं। जोंक चिकित्सा 12th क्लास में एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें आपने पढ़ रखा है कि मधुमेह रोगियों का उपचार करने के लिए, गंजेपन का उपचार करने के लिए, घुटनों के दर्द का उपचार करने के लिए आप जोंक चिकित्सा काम में लेते हैं। तो ये वहाँ पर सारी बातें हैं, क्लियर है। एक सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसे क्लास है जो इस स्तर पर हमें ध्यान नहीं होती, तो उस स्तर को आप स्वयं समझ सकते हैं। लवणीय जल है, सिर स्पष्ट है, स्पर्शक पाए जाएंगे, चूषक नहीं पाए जाएंगे, खंडों की संख्या अनिश्चित होती है, क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है, पर्याणिका नहीं पाई जाती, एकलिंगी प्राणी होते हैं, लार्वा। बस अगर इस पूरे संघ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ट्रोकोफोर लार्वावस्था, कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें लार्वावस्था जो मिलती है वो कौन सी होती है? ट्रोकोफोर लार्वावस्था। क्लियर। सीटी सहित पार्श्वपाद पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, निरीस है, एफ्रोडाइट है और हेटेरोनिरीस है। तो इस तरह से एनिलिडा संघ समाप्त होता है। आई होप आपको एनिलिडा संघ से संबंधित सभी बातें समझ में आई होंगी, या कुछ आपको बिंदु जो जटिल लगे होंगे वो भी आज हल हो गया होगा उनका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।